अलवर में टिकाराम झुली फ्रेंड्स क्लब ने जन्मदिन के मौके पर निजी होटल में प्रेस वार्ता का आयोजन किया, जिसमें जिला कांग्रेस उपाध्यक्ष संजय बारिश ने कार्यक्रम की जानकारी देते हुए बताया कि 30 नवंबर को सुबह 7 बजे श्री जगन्नाथ जी महाराज के मंदिर में पूजा अर्चना की जाएगी। 8 बजे पता चले गुरुद्वारा साहिब खंडेलवाल धर्मशाला के सामने कार्यक्रम रखेगा और इसके साथ ही बच्चों का फल वितरण इंदिरा रसोई में निःशुल्क भोजन वितरित किया जाएगा। आने वाले 30 नवंबर को हम सब टीकाराम झूली फैंस क्लब के द्वारा आदरणीय टीकाराम मंत्री जी का जन्मदिन मनाने का एक कार्यक्रम रखा गया है और इसमें वो कार्यक्रम सुबह 7 बजे से शुरू होगा और शाम तक चलेगा। इसमें हम सब लोगों ने जो कार्यक्रम रखा है वह सुबह 7 बजे जगन्नाथ जी के मंदिर पर पूजा अर्चना होगी। उसके बाद में 7:30 बजे त्रिपुरा के जो महादेव जी का मंदिर है वहाँ पर पूजा अर्चना होगी और 8 बजे जो धर्मशाला खंडेलवाल धर्मशाला के सामने जो गुरुद्वारा है उस गुरुद्वारे पर पूजा मत्था टेकेंगे मंत्री जी और 9 बजे जो इंदिरा रसोई जो खाना देती है इसमें तमाम जितने लोगों का खाना होगा उस दिन का वो हम सब फैंस क्लब के द्वारा मुफ्त उस खाने का वितरण किया जाएगा और 9:30 बजे गौशाला जाकर के वहाँ चारा डाला जाएगा पशुओं को, गायों को। 10 बजे मोती डोंगरी पर जो सैयद श्रीगंगानगर में किसानों की रबी की फसल के बीमे को लेकर पूर्व मंत्री सुरेंद्र पाल सिंह टीटी के नेतृत्व में कलेक्टर पर प्रदर्शन किया गया। सुरेंद्र पाल सिंह टीटी ने कहा कि बरसात और पाला पड़ने से फसलें पूरी तरीके से खराब हो गई थी, लेकिन खराब फसलों पर फसल बीमा योजना के तहत जो मुआवजा मिलता था वो अभी तक भी नहीं मिला, जिसको लेकर जिला स्तर पर जिला कलेक्टर को अवगत कराया गया। साथ ही जल्द मुआवजा दिलवाने की मांग की गई। विधानसभा चुनाव में जीत के लिए हर कोई जी जान से प्रचार कर चुका है, पर अब भी सभी प्रत्याशियों को 3 दिसंबर का इंतजार है जब चुनाव परिणाम आएंगे, जिसको लेकर शाहपुरा से बीजेपी प्रत्याशी उपेंद्र यादव ने एक संकल्प लिया है। उनका कहना है कि जब तक बीजेपी की सरकार नहीं बन जाती तब तक वे चप्पल जूते नहीं पहनेंगे। उन्होंने कहा कि लगभग 12 साल के संघर्ष में 300 से ज्यादा आंदोलन करके 2.5 लाख से ज्यादा युवा बेरोजगारों को सरकारी नौकरी दिलवाने में अहम भूमिका निभाई है और युवा बेरोजगारों के लिए 17 बार जेल गई है और अब तक पेपर लीक माफिया सरकार को हराकर बीजेपी की सरकार नहीं बन जाती तब तक वे नंगे पैर ही रहेंगे। खबर राजस्थान के कोटा से है, जहां शादी समारोह के दौरान 12 लाख की ज्वेलरी और 1 लाख की नकदी चोरी हो गई। घटना कोटा के अनंतपुरा थाना क्षेत्र की रामचरम धर्मशाला की है, जहां एक शादी समारोह के बाहर खड़ी कार से बदमाशों ने 1 लाख नगद और लगभग 12 लाख की ज्वेलरी लेकर फरार हो गए, जिसके बाद पीड़ित ने इसकी सूचना पुलिस को दी। वहीं घटना का पता चलने पर पहुंची पुलिस ने सीसीटीवी के आधार पर तलाश शुरू कर दी है। आज मॉर्निंग में ज्वेलरी जो मेरे बैग में रखी हुई थी मेरी कार में थी जी। सुबह फंक्शन था तो उस वक्त ज्वेलरी ले जानी थी कुछ, तो मैं करीब 10 साढ़े 10 बजे की बात है, तब मैं कार में आया, सामान ज्वेलरी 2-3 आइटम निकाली और अंदर बैग लेके अंदर गया, उसमें 2-3 आइटम निकाली और वापस बाहर आके वो बैग वापस कार में रखा, लॉक किया और अंदर गया। उसके करीब आधा पौना घंटे बाद फिर वो सायरन बजा और 1-2 ड्राइवर ने बताया कि आपकी गाड़ी का कांच टूटा और कोई व्यक्ति लेके कुछ भाग रहा था। वो सायरन बज रहा तेजी से, बाहर आके देखा तो वो कांच टूटा हुआ था आगे का, ड्राइवर साइड के उधर उस तरफ वाला, और वहाँ वो बैग था नहीं। तो बस बैग में जो भी था सामान वो बैग। उधर चित्तौड़गढ़ में भदेसर उपखंड में ऐसा मामला सामने आया है, जहां बेटी और दामाद ने मिलकर धोखे से मां की जमीन और मकान पर कब्जा कर लिया। इतना ही नहीं, उनको घर से तक बाहर निकाल दिया, जिससे आहत होकर बुजुर्ग महिला जिलाधिकारी से मदद की गुहार लगाने पहुंची, जिसके बाद जिला कलेक्टर ने उपखंड अधिकारी को तुरंत इस मामले में कार्रवाई करने के निर्देश जारी किए। आपको बोलोगा आपका माँ तो तुमको उनसे नहीं अमर जोड़ी रीजन माँ आपका नाम पर कर दो जगह ये रोटा दे जो 3 साल रह जाए या लगे बेरी या मर्ची आवे बाबली मारा जीव हाँ मारे जोर कोई को नहीं, पीर में कोई को नहीं, हारा में कोई को नहीं, पेट का हो जाती मर गया।
धनी घर को धनी मरी जो 50 साल गई थी। बेटी है जो कई काम की आपने नहीं बताया ये पग हाउ ने अली करोट हाउ ने गई जो होनी नहीं जो हमारी बच्ची बेटी है जो काम की गई है। अरे हाथ लगा में जो खेत मारो 3 बीघा जगह रेशन में रुपया देने जा कहीं नहीं मांगे मारे अर्जो मारे मारे लाड़ी ने मारे थोड़े बात की दीजिए। उधर प्रतापगढ़ के धरियावद में पुलिस अधीक्षक अमित कुमार के निर्देशन में थाना अधिकारी पेशावर खान और साइबर सेल ने मर्डर का खुलासा करते हुए 2 आरोपियों को गिरफ्तार किया। जानकारी के मुताबिक युवक बाजार से सामान लेने गया था, लेकिन जब वो वापस नहीं लौटा तो परिजनों ने उसकी तलाश जारी रखी, जहां खेत के पास उनके बेटे का शव बरामद हुआ, जिसे इलाज के लिए अस्पताल में भर्ती कराया गया है, जहां डॉक्टर ने उसे मृत घोषित कर दिया। फिलहाल पुलिस ने शव को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है और आरोपियों की तलाश तेज कर दी है। को दिनेश नामक एक युवक का मृत शरीर अरबड़ा में एक पानी के अंदर मिलता है। उसके बाद में उसके घर वालों को जब पता चलता है तो उन्होंने कहा कि हमारा लड़का नंगला के साथ कहीं 11 तारीख को गया था, उसके बाद से गायब था और अभी हमें इसका मृत शरीर नदी में मिला। उसके बाद पुलिस ने जांच शुरू की। प्रथम दृष्टया ये सामने नहीं आ रहा था कि इनकी मृत्यु किस कारण से हुई होगी। उसके बाद पुलिस ने जैसे ही CDR का विश्लेषण किया तो पता चला कि दिनेश की नंगला और एक अन्य लड़की है उससे फ़ोन पे लगातार बात हो रही थी। पुलिस ने लगातार उसके बाद पूछताछ शुरू की। बाद में जब कहानी की परतें खुलना शुरू हुई तो घर वालों को नगला ने और उस पीड़िता ने एक कहानी बताई। उसमें उन्होंने बताया कि उनके साथ में 11 तारीख को जब वो लोग निकले, नगला, दिनेश और वो लड़की, तो 3 अन्य लड़के उनको मिलते हैं और उसके बाद में वो दिनेश के सर पे सरिये का वार करते हैं। उसके बाद में नगला, दिनेश और लड़की इधर उधर भाग जाते हैं। उसी दौरान उन 3 लड़कों को भी गिरने के दौरान चोट लग जाती है। चलिए, इसी बीच बड़ी खबर आपको बता दें, जहां पर उत्तरकाशी से सभी मजदूरों को आखिरकार टनल से बाहर सकुशल निकाल लिया गया है। ये बड़ी अपडेट आप तक पहुंचा रही हैं। आखिर जिस तरीके से जद्दोजहद जारी थी वो कामयाबी अब हाथ लगी है। उत्तरकाशी टनल से बड़ी खुशखबरी, बड़ी खबर, गुड न्यूज, और सभी 41 मजदूरों को सकुशल वहां से बाहर निकाल लिया गया है। किसी तरीके की दिक्कतें नहीं हुई। हालांकि वहां पर एम्बुलेंस मौजूद है और उन्हें लगातार एम्स पहुंचाया जा रहा है, जहां पर उनका इलाज किया जाएगा कि किसी तरीके की दिक्कतें कहीं किसी को तो नहीं हुई। हालांकि जिस तरीके से सुबह से सभी की निगाहें टिकी हुई थी वो आखिरकार इंतजार की घड़ी अब खत्म हुई। 17 दिन बाद टनल से 41 मजदूर सकुशल बाहर निकाले गए हैं। तमाम टीमें वहां पर मौजूद है, एम्बुलेंस की टीम मौजूद है। हालांकि परिवार को पहले से कह दिया गया था कि वहां पर आप मौजूद रहिए, खाने पीने के सामान को रखें और जल्द ही ये इंतजार की जो घड़ी है वो खत्म होगी और आखिरकार अब वो वैसी ही स्थिति देखने को मिल रही है। हालांकि 1 घंटे पहले ही शुरुआत हुई थी मजदूरों के निकलने की और अब कुछ ही घंटे में तमाम मजदूरों को बाहर निकाल लिया गया है सकुशल। जो 17 दिनों से बंद थे टनल में, जो फंसे हुए थे टनल में, तमाम मजदूरों को बाहर निकाल दिया गया है। 41 मजदूर सकुशल सलक्यारा टनल से बाहर निकाल लिए गए हैं। बड़ी खुशखबरी और एक बड़ी गुड न्यूज। बढ़ेंगे आगे। धौलपुर में बाड़ी विधानसभा के कंचनपुर में पंजीपुरा फायरिंग का मामला सामने आया है, जिसमें पुलिस ने 6 नामजद आरोपियों सहित 11 व्यक्तियों को गिरफ्तार किया, जबकि अन्य नामजद आरोपियों की गिरफ्तारी के लिए दबिशें जारी है। वहीं एसपी मनोज कुमार ने कानून व्यवस्था बनाए रखने के लिए आधा दर्जन गांव में पुलिस बल तैनात किया। राजस्थान में विधानसभा चुनाव खत्म हो चुके हैं और तमाम राजनीतिक हस्तियां थोड़े आराम के मूड में है, लेकिन इस सर्द मौसम की राजनीतिक गर्मी लगता है कि राजनेताओं को शांत नहीं बैठने देगी। भले ही चुनाव राजस्थान में हो, लेकिन राजनीतिक सरगर्मियां बिहार से लेकर दिल्ली तक बनी हुई है। राजस्थान चुनाव के साथ बिहार और दिल्ली का जिक्र हमने इसलिए किया क्योंकि बिहार सरकार के एक फैसले ने पूरे देश में एक बार फिर से माहौल गर्मा सा दिया है। इन तमाम मुद्दों पर नवतेज टीवी ने वरिष्ठ पत्रकार श्रद्धादी से खास बातचीत की। आइए आपको सुनाते हैं। राजस्थान में विधानसभा चुनाव संपन्न हो गए हैं और ख़त्म हो गया है चुनावी प्रचार प्रसार का शोर, लेकिन हम कह सकते हैं कि एक अजीब सी शांति राजस्थान की फिजाओं में है। मौसम भी थोड़ा सर्द और खुश्क हो चला है, लेकिन इस सर्द मौसम में, इस शांति में कहीं ना कहीं अंदर खाने में राजनीति की गोटियां खेली जा रही हैं, पासे फेंके जा रहे हैं और कहीं ना कहीं राजनीतिक खेल एक हम कह सकते हैं कि आने वाले कुछ समय में, यानी कि
दिसंबर के बाद जब चुनावी मतगणना होगी, एक हो सकता है कि एक नया रंग और रूप दिखाए। फिलहाल राजस्थान की राजनीति पे भी बात करेंगे, लेकिन बात कर लेते हैं बिहार सरकार के एक ऐसे फैसले पे जिसने तुष्टीकरण के खेल को एक नया रूप दे दिया है। हमारे साथ में वरिष्ठ पत्रकार साहब मौजूद हैं। सर, बिहार सरकार का ये जो एक नया फरमान जारी हुआ है, कहीं ना कहीं हिंदू त्योहारों की छुट्टियों को ख़त्म करना या कम करना, और उसके बाद जो मुस्लिम त्यौहार हैं उनकी छुट्टियों को बढ़ाना, और सबसे बड़ी बात यहाँ पर यह है कि राष्ट्रपिता महात्मा गांधी की जयंती की छुट्टी को ख़त्म कर देना। हालांकि अंबेडकर जी की छुट्टी रखी है, उससे किसी को कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन महात्मा गांधी की जयंती की छुट्टी को रद्द कर देना, और तमाम ये जो इनका जो छुट्टियों का नया कैलेंडर जो जारी हुआ है, उसे किस प्रकार से देखते हैं? देखो, ये जो चुनाव की फ़िज़ा यहाँ पे राजस्थान में, छत्तीसगढ़ में, मध्य प्रदेश में जिस तरीके से हुई है, दोनों सरकारों ने जो रही हैं सरकारें, और जो आपकी यहाँ कांग्रेस की सरकारें रही हैं, उन लोगों ने जिस तरीके से आरोप लगाता आ रहे हैं बीजेपी का कि कांग्रेस सरकार तुष्टीकरण कर रही है, किसी एक समुदाय विशेष को आप ज़्यादा महत्व देते हैं, दूसरे समुदाय विशेष को किसी को महत्व नहीं मिल पाता। इसी कड़ी में देखते हुए शायद वहाँ का समीकरण, जिस तरीके से सरकार वहाँ चल रही है नीतीश बाबू की, उन लोगों ने जिस तरीके का ये अखबार में जिस तरीके से मैंने भी पढ़ा इस चीज़ को, और मैंने महसूस किया। मैंने कहा भाई, ये जो चीज़ें हैं, जैसे जन्माष्टमी जैसा है, आपका रामनवमी जैसा है, या फिर आप क्या या आप रक्षाबंधन जो बहुत पवित्र कहा जाता है, हिंदू मुसलमान सभी लोग बनाते हैं, समुदाय के लोग, रक्षाबंधन आम है। तो मेरा देखा जाए वहाँ की छुट्टियाँ को कम कर देना और ये जो दूसरे समुदाय के लोगों की छुट्टियों को बढ़ा देना, एक तरीके से देखा जाए ओवरऑल वो जो पार्टियां हैं बीजेपी और आरोप लगाती हैं, वो इस तरीके से आरोप सही साबित होते हैं। सही साबित इसलिए भी होते हैं कि आप एक समुदाय विशेष की छुट्टियों को तो विशेषता दे रहे हैं और दूसरे समुदाय विशेष की छुट्टियों को कम ना करें। ये जबकि हिंदू राष्ट्र है अपना ये वाला, और देखा जाना चाहिए वैसे तो हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई सब बराबर हैं, और छुट्टियां आप तक आ रही। ऐसी कौन सी पेचीदगियाँ, ऐसी कौन सी आपको ज़रूरत पड़ गई जिसमें आपने उनकी छुट्टियों को कम कर दिया, उनकी छुट्टियों को बढ़ा दिया? ये मेरी तरफ से तो ये देखा जाए तो ये गलत चीज़ है। क्या लगता है सर आपको कि जिस प्रकार से नीतीश बाबू के साथ में 2 बार गठबंधन में रही है बीजेपी, बिहार के अंदर शासन भी किया है, लेकिन अभी तीसरी बार जब आया, जब नीतीश कुमार ने गठबंधन तोड़कर लालू यादव की पार्टी के साथ हाथ मिला लिया, अब आने वाले समय में देखें, हालांकि अभी हाल फिलहाल तो बिहार में चुनाव नहीं है, लेकिन फिर भी इस प्रकार का जो खेल खेला जा रहा है, क्या लगता है आपको कि इसमें नीतीश कुमार जी ने जलते हुए आग में हाथ डाल दिया है? जलते हुए आग में हाथ डालने का तो महसूस नहीं होता, लेकिन जिस तरीके से 2024 में जो चुनाव लोकसभा के आने वाले हैं, उसकी दृष्टि को देखते हुए इन्होंने पहला समीकरण डाला है। जैसे अपन देखते हैं ना, पासा पटकना, अगर वो सही साबित हो जाता है, ध्रुवीकरण हो जाता है तो बेटर है, और नहीं हो पाता है तो एक तरफा रहे। जैसे कांग्रेस का वोट बैंक भी एक समुदाय विशेष है, और आपका नीतीश कुमार बाबू जगह और बाकी जो ये लालू यादव जी पार्टी हैं, उनके भी समुदाय विशेषता रखते हैं कि एक तरफा लेनी जाए। तो उनको खुश करने के मात्र से ही मुझे ऐसा महसूस होता है कि उन्होंने उन छुट्टियों को तो ज़्यादा बढ़ाया है, और ये छुट्टियाँ जो हैं एक विशेष हिंदू समुदाय की विशेषता है, उनमें छुट्टियों में कमी की गई है। लेकिन क्या आपको ये नहीं लगता कि इस प्रकार से जो ये जो खेला गया है बिहार के अंदर, कहीं ना कहीं हम कह सकते हैं पासा तो नीतीश बाबू ने फेंका, लेकिन वो जीत कहीं 2024 में बीजेपी के पाले में नहीं चल जाए? और जाहिर सी बात है, इस प्रकार का जो छुट्टियों का कैलेंडर जारी किया गया है 2024 में, इसका असर ज़रूर पड़ेगा, लेकिन ये असर पड़ेगा बीजेपी के पक्ष में, और कह सकते हैं कि बीजेपी को एक परोसी हुई थाली दे दी है। जी नहीं, बिल्कुल सही बात है। कई जो पार्टियां हैं एक विशेष समुदाय को आकर्षित करने के लिए कई तरीके के वो निकालती हैं, जिसको हम तुष्टीकरण का नाम लेते हैं, या बीजेपी कई बार आरोप लगाती है। वही वाला देखते में प्रतीत हो रहा है इस तरीके से कि कहीं वो वोट बैंक जो है हमारा नाराज़ होकर कहीं खिसक नहीं जाए, और उन्हीं की वोट बैंक के माध्यम से ही ये लोग जीत करके आते हैं। और वही उन्होंने ये चीज़ को देखा, इनको खुश करने के लिए भाई अदर्स जो जैसे कोई समुदाय विशेष के कोई पार्टियां हैं जो इस तरीके से आकलन करती हैं कि हमारा वोट बैंक प्राप्त हो जाए हम लोगों को और एक तरफा पड़ जाए। कांग्रेस भी चाहती है, बीजेपी जी जो एक तरह आजकल बीजेपी ने मुसलमान भाई लोगों को कभी उन्होंने वोट देना या फिर उनको टिकट देना उचित नहीं समझा, तो राजस्थान में देख लीजिए, एक जने को भी उन्होंने टिकट नहीं दिया। ऐसा ही लोकसभा के चुनाव में देखने में प्रतीत हो रहा है कि हर आदमी जो है एक विशेष समुदाय को भुनाने के लिए, उनको लुभाने के लिए
अलग अलग तरीके से वो किया जा रहा है, इसको तुष्टीकरण का ही नाम दिया जा सकता है। क्या आपको ऐसा ऐसा नहीं लगता कि ऐसा करके नीतीश कुमार ने जो इनका सभी तमाम पार्टियों का बीजेपी के खिलाफ, केंद्र सरकार के खिलाफ जो INDI एक गठबंधन बना था, उसमें कहीं ना कहीं नीतीश कुमार जी की ये बौखलाहट थी या बहुत आतुरता थी कि उस पूरे गठबंधन का प्रमुख मैं बन जाऊं, क्योंकि अभी तक वो कहीं ना कहीं कांग्रेस की तरफ से प्रमुख राहुल गांधी को बनाया जा रहा है, भले ही वो इस चीज़ को बोलें या ना बोलें, और कहीं ना कहीं दूसरी जो तमाम पार्टियां उनको ये हजम नहीं हो रहा, और ऐसे में ये इस प्रकार के हथकंडे अपनाए जा रहे हैं कि भाई आप सभी लोगों का नेता तो मैं ही हूं, तो प्रधानमंत्री पद का उम्मीदवार भी मुझे ही बनाया जाए। देखो ये जो चुनाव आने वाले हैं लोकसभा के, अधिकतर अभी तो विधानसभा का चुनाव बिहार में है नहीं, और ये जो लोकसभा का चुनाव है उसका ध्यान आकर्षण पहले से ये गोटियां फिक्स करने वाला मामला, और दूसरा ये जो इंडिया गठबंधन इन लोगों ने बनाया है उसका एक सारा कुछ सार जो है वो नीतीश बाबू की तरफ ही देखा जाए, लोगों को उनका ध्यान आकर्षण करने के लिए कि भाई बिहार में इस तरीके से किया, और एक समुदाय विशेष को खुश करने के लिए किया जा रहा है, तो वहाँ ध्यान डाइवर्ट करने के लिए और अपने जो इंडिया गठबंधन है उसको शो आउट करने के लिए, दिखाने के लिए कि देखो साहब मैंने इतना बड़ा स्टेप इसमें उठाया है, और ये जो समुदाय है ये मुझे चाहता है, और मेरा मतलब PM पद पे नाम अभी तक जाए नहीं और मेरा कंठस्थ रहे, इसलिए ये शायद मुझे ऐसा लगता है ये एक तरीके का पासा है, राजनीतिक पासा कह सकते हैं, लेकिन ये फ़ायदेमंद मुझे लगता है नहीं है कि भाई इनको फ़ायदा इस तरीके से हो पाएगा। बिल्कुल, राजस्थान विधानसभा चुनाव अब से अभी कुछ ही दिन पहले अब निपटे हैं, और अब सभी को इंतज़ार है उस तारीख का, उस 3 दिसंबर का, जब राजस्थान के तमाम बड़े छोटे राजनीतिकों के भाग्य का फैसला होगा। लेकिन अब की बार के हम शुरुआत से ये बात करते हुए आ रहे हैं, कई मरतबा अपन दोनों में भी चर्चा हुई है और तमाम अपने पत्रकार साथियों के बीच में, कि अब की बार का चुनाव काफ़ी रोचक है, और कहीं ना कहीं कई नेताओं की किस्मत का फैसला ये चुनाव करने वाला है। हम नाम तो नहीं लेते, लेकिन फिर भी अगर 2-4 बड़े नाम हम ले, कांग्रेस से सचिन पायलट हो गए, बीजेपी से गजेंद्र सिंह शेखावत हो गए, राजेंद्र राठौड़ साहब हो गए, राज्यवर्धन जी हो गए, दिया कुमारी जी हो गई, कांग्रेस से ही अशोक गहलोत जी हो गए, अध्यक्ष कांग्रेस के गोविंद सिंह डोटासरा हो गए, ये तमाम ऐसे कुछ बड़े नाम हैं जो कहीं ना कहीं ऐसा लगता है कि इनके आने वाले राजनीतिक भविष्य का फैसला इस चुनाव में हो जाएगा। इससे कहाँ तक सहमत है आप? देखो ये अब की बार का जो चुनाव हुआ है, जो 3 दिसंबर को फाइनल हो जाएगा, गिनतियां चालू हो जाएंगी, तो उस हिसाब से पता पड़ जाएगा कि कौन दूध का में है और कितना पानी में है, सारी चीज़ें पता पड़ जाएंगी। कुछ फैक्टर्स हैं जो असर किए हैं, हाँ ये फैक्ट है, बाज़ार में जहाँ भी हम लोग घूमे हैं, राजस्थान में जिन जिन क्षेत्रों में हम लोग गए हैं वहाँ पे हमने महसूस किया है कि कुछ तो CM साहब की जो योजना है 7 गारंटी पीरियड में, ये भी काम किया। नरेंद्र मोदी साहब का यहाँ आना, ताबड़तोड़ यहाँ पे रैलियाँ करना, जनसभाएं करना, आकर्षित करना, ये चीज़ भी कारगर करी है। अगर कोई पार्टी ये बोले कि मेरी इतनी सीटें मैं जीत के आ रहा हूँ, तो वो गलत फहमी में है। केवल आप इतना वोट प्रतिशत पड़ा है उससे आंकलन लगाएं कि मेरी इतनी सीटें आ रही हैं। एक पार्टी है जो आपको कह रही थी 156 सीटें से ज़्यादा आ रही है, और अब वो कह रही है 135 ही आ रहे हैं, तो 20 सीटें कहाँ चली गई। और कुछ पार्टियाँ ऐसी हैं जो कह रही थी हम तो एक अब की बार 150 पार, वो सीटें कह रही हैं कि हम तो बना लेंगे और आने वाला टाइम देखेंगे। तो इनके बोलने में, वक्तव्य में फ़र्क आने लग गया। मैं सीधा ये बोलूँ 3 तारीख का वेट कीजिए आप, और पता पड़ जाएगा आपको दूध में कौन है पानी में, वो तो रुझान आने शुरू हो जाएंगे तो आपको पता पड़ जाएगा चीज़ों में। लेकिन दोनों को ही धैर्य रखना चाहिए मेरी नज़र में। आप ये अगर ये सोच रहे हैं कि हम फुल फ्लैश में आ रहे हैं, सीटें बन रही हैं, ये भी सही नहीं है आपका सोचना। आप सोच रहे हैं कि वो लोग बिल्कुल ही हार गए, वो भी गलत है, क्योंकि राजस्थान की जनता बड़ी जागरूक है। आपने देखा होगा साइलेंट वोट पड़ा है, इस बार ये एक फुल फ्लैश में नहीं पड़ा, क्योंकि पिछली बार की जो चुनाव पड़ी है उसके अंदर आप ये देखें 98 या 100 सीटों के आसपास वो रही थी, सत्ता नहीं मिली थी कांग्रेस को, सत्ता नहीं, वो तो उपचुनाव जीता जब जाके सत्ता उन लोगों ने सीटें प्राप्त की हैं। और बीजेपी को 73 सीटें, इतना कहने के बावजूद भी वसुंधरा राजे ने 73 सीटें आपको दी, इतना बुरी हालत होने के बावजूद भी। लोग कह रहे थे वसुंधरा से नाराज़गी है, ऐसा वैसा, ऐसा कुछ नहीं है। ये राजनीति में ये पायदान क्या होते हैं, पासे क्या पलटे जाते हैं, राजनीति क्या चीज़ है, इस चीज़ को कोई नहीं समझ पाया। मौसम का कहा जा रहा है, बिल्कुल आप मौसम का मिजाज किस तरफ घूमेगा वो वाकई में नहीं कहा जा सकता, लेकिन एक स्पेकुलेशन ये लगाया जा रहा है कि कहीं ना कहीं जो इस बार के चुनाव में लगभग राजस्थान की हर एक विधानसभा में महिलाओं की भागीदारी इस बार पुरुषों से
कहीं ज़्यादा रही। अगर परसेंटेज के हिसाब से बात करें तो भले ही वो किसी भी धर्म जाति संप्रदाय की महिलाएं हैं, महिलाओं ने आगे आकर काफ़ी हम कह सकते हैं बड़े पैमाने पे वोटिंग की है। पहला तो ये सवाल। दूसरा सवाल मेरा ये है कि अब की बार हालांकि जैसा आपने कहा कई पार्टियां हैं, हर पार्टी अपने को बुरा नहीं बताएगी, अपने को जीता हुआ ही बताएगी और सीटों का गणित वो अपने हिसाब से ही अपने समर्थन में ही बताएगी। लेकिन कहा जा रहा है कि महिलाओं की जो वोटिंग हुई है वो इसमें कारगर साबित होगी आने वाले जो हम कह सकते हैं सीटों के गणित में। निर्दलियों की भूमिका काफ़ी अहम रहने वाली है, भले ही वो कोई से भी पार्टी से छूट के आए हुए निर्दलीय हों। जी, आज देखा जाए तो 3 तारीख को रुझान का पता पड़ जाएगा। आपने पहला क्वेश्चन ये पूछा कि महिलाओं की भागीदारी इसलिए बढ़ी थी कि आप ये देखिए कि जो आपके सीएम साहब हैं अशोक गहलोत जी, उन्होंने महिलाओं के लिए काफ़ी वो अनुदान दिए हैं, कई तरीके की गारंटियाँ दी हैं। और इधर आप नरेंद्र मोदी साहब को भी देखें तो उन्होंने भी गारंटियाँ दी हैं, उन्होंने महिलाओं को प्रोत्साहित किया है। महिलाएं इस बार आप देखेंगे दोनों ही पार्टियों में एग्रेसिव रही हैं। और यहाँ पे 33% आरक्षण का जो भी इन्होंने एक बिल निकाला है, पास चाहे बाद में होगा और उसका रेगुलाइज वो बाद में आएगा, लेकिन प्रॉब्लम ये है कि महिलाओं ने अपना किरदार को समझा है। और अब की बार देखा जाए तो महिलाएं ही ये समीकरण बनाती और बिगाड़ती हुई नज़र आएंगी। और दूसरा क्वेश्चन आपका ये था कि भाई अब की बार जो निर्दलीय लोग हैं ये लोग काफ़ी खड़े हुए हैं और दोनों ही तरफ से नाराज़गी थी। कई बार सीटें कई लोग नहीं मिल पाई और कईयों को सीटें नहीं दी गई, किसी एक विशेष समुदाय को भी सीट नहीं दी गई, वो लोग भी खड़े हुए निर्दलीय। तो मेरा ये कहना है कि दोनों ही पार्टियों से कि धैर्य बनाए रखें, सीटें अच्छी आएंगी, लेकिन आप निर्दलियों को और थर्ड पार्टी को आप नज़रअंदाज कर रहे हैं, वो नज़रअंदाज ना करें। दोनों से ये है कि भाई ये जो निर्दलीय हैं वो गणित बैठाएंगे। राजस्थान की सरकार जो बनने वाली है 2023 में, जो बनने वाली है दिसंबर में, वो आपका निर्दलीय ही के साथ गठजोड़ बना के रखना पड़ेगा आपको। और ये मेरा समीकरण ये कहता है कि मैं राजस्थान जहाँ घूम के आया देखा, मैंने महसूस कर सकता हूँ कि 15 से 20 सीटें कम से कम निर्दलियों की आने वाली हैं। क्यों पिछली बार आपने जो 2018-19 का जो चुनाव आपने देखा था उसमें भी निर्दलियों का ही किरदार था, चाहे वो किसी माध्यम से किसी पार्टी के विशेष से आए, वो का वही सीन यहाँ पे आया है, वो की वही सीटें ज़्यादा मतलब हम कह सकते हैं कि प्रमुखता से देखा जाए कम से कम 15 या 25 सीटों के बीच में मैं समझता हूँ। अदर्स जो पार्टियां हैं, आपकी आरएलपी हो गई, अदर्स आम आदमी पार्टी हो गई, किसी को मिलेगा किसी को नहीं मिलेगा, लेकिन थर्ड फ्रंट जो है जिसमें हम निर्दलियों को भी शामिल कर रहे हैं वो कारगर रहेगा। ये दोनों पार्टियों को सावचेत रहना चाहिए मेरी नज़र में। ये थे हमारे साथ वरिष्ठ पत्रकार शरद दादेश जी। इनका साफ तौर पर ये कहना है कि अब की बार के जो चुनाव हैं वो काफ़ी रोचक रहने वाले हैं और जो ट्रेंड जो चलता हुआ आ रहा था राजस्थान के अंदर पिछले कई सालों से, एक बार भाजपा एक बार कांग्रेस, वो ट्रेंड अब की बार काम नहीं करेगा और कहीं ना कहीं इस बार दोनों ही पार्टियों को काफ़ी मेहनत करनी पड़ी है इस चुनावी भागदौड़ में। और अब आने वाले समय में भी जब रिजल्ट निकल कर आएंगे तो कहीं ना कहीं, हालांकि हर एक पार्टी जैसा कि हमने कहा कि वो अपने आप को ही जीता महसूस करती है, अपनी ही सीटें वो ज़्यादा बताएगी, लेकिन आने वाले समय में सरकार बनाने में इन दोनों ही पार्टियों को काफ़ी दिक्कत आने वाली है। और सबसे बड़ी बात यह है कि निर्दलियों की भूमिका आने वाले समय में काफ़ी महत्वपूर्ण होने वाली है। बिहार के मुद्दे पे शरद जी का साफ तौर पर कहना है कि जो पासा, जो छुट्टियों का कैलेंडर चेंज करके नीतीश कुमार ने फेंका है, लगता नहीं है कि वो उनके काम आएगा। हो सकता है कि इस चाल का उन्हें आने वाले समय में साल 2024 के लोकसभा चुनाव में उन्हें नुकसान उठाना पड़ जाए। राजस्थान चुनावों की बात करें तो जैसा कि हमने शुरुआत में बताया था, यहाँ का मौसम अब सर्द हो चला है, शुष्क हो चला है। इस सर्दी भरी शाम में, इस सर्दी भरे मौसम में गर्मी की हम कह सकते हैं कि थोड़ी सी आहट 3 तारीख तक आते आते ज़रूर होने वाली है, जब विधानसभा चुनावों के परिणाम आएंगे। सहयोगी कैमरामैन अजय के साथ उमंग माथुर, नवतेज टीवी, जयपुर। खबरों में बढ़ेंगे आगे। जनपद सिद्धार्थनगर के बिचौलिया थाना क्षेत्र के अशोकवा बंधे के पास युवक का शव संदिग्ध परिस्थिति में मिलने से क्षेत्र में सनसनी फैल गई। सूचना पर पहुंची पुलिस ने घटनास्थल का मौके का मुआयना किया और शव को कब्जे में लेकर कार्रवाई शुरू कर दी है। मृतक की पहचान सदर थाना क्षेत्र के अभय उम्र के रूप में हुई है। मृतक के पिता ने बताया है कि मेरे लड़के के साथ कोई अनहोनी हुई है, उसकी हत्या की गई है, उसके साथ में जो भी साथी थे उनके ऊपर मुकदमा दर्ज कर कार्रवाई की जाए। वो 11:30 बजे 2 लोग आए उस गांव का, एक कल्लू नाम है और एक जितेंद्र। उन्हीं लोगों के साथ मेला गया 11:30 बजे दिन में। फिर उसके बाद लेकर गए ये लोग 4:30 बजे। फोन किया, कह रहे हैं अब पटालू पहुंच गया घर। तो हम कहे नहीं, और मेला गया है।
तो हमें नहीं पता था कि जो फोन किया वही नंबर है। तो हम फिर फ़ोन किए उसी नंबर पे, तो कह रहा हमारे साथ मेला नहीं आया है। फिर 10 बजे के बाद फ़ोन लगाने लगे तब कह रहा हमारे साथ नहीं है। फिर उसके सुबह 5 बजे गए उसके घर। 11:30 बजे घर से निकला है। ये कह रहा था कि हम जा रहे हैं, नहीं अभी सब लोग इंतजार कर रहे हैं हमारा, चले जाएंगे, इंतजार कर रहे हैं। घर से निकला है, गया गांव के करीब में, 3 लोग मोटरसाइकिल पे बैठ के आए हैं मेले में। कौन 3 लोग थे? एक जितेंद्र प्रजापति, एक कल्लू कल्लू गौड़, आपका नाम घोड़े, जितेंद्र के नाम पिताजी का नाम चलिए कोई बात नहीं। क्या उम्र है, क्या नाम है और क्या लगता है आपको? 17 साल उम्र है। नाम क्या है? अभय कुमार। क्या लगता है आपको? हमें तो यही लग रहा है कि इसे पूछा गया शाम। उधर बिजनौर के नूरपुर में बारात की बस समझकर यात्रियों के साथ धक्का मुक्की और अभद्रता करने का मामला सामने आया है। शिकायत मिलने के बाद पुलिस एक्टिव हुई और सीसीटीवी फुटेज के आधार पर पुलिस ने एक बाल अपचारी समेत 6 लोगों को गिरफ्तार किया। पुलिस की पूछताछ में सामने आया कि बारातियों में किसी बात को लेकर विवाद हो गया और एक पक्ष दूसरे पक्ष से बदला लेना चाहता था, जिसके बाद दूसरा पक्ष कुछ लोगों के साथ नूरपुर पहुंच गए और बारातियों के साथ धक्का मुक्की करने लगे। जिसके बाद पुलिस ने कार्रवाई करते हुए 6 आरोपियों को गिरफ्तार किया है। मैं रामर जपर पुलिस अधीक्षक ग्रामीण जनपद बिजनौर। कल थाना नूरपुर क्षेत्र अंतर्गत घटित घटना के बारे में अवगत कराना है कि कल सायं लगभग 8:30 बजे कस्बा नूरपुर से कुछ व्यक्ति एक कार्यक्रम के सिलसिले में बस के द्वारा मथुरा जा रहे थे। कस्बा नूरपुर में ही जो है कुछ अज्ञात युवकों द्वारा बस को रोकने का प्रयास किया गया तथा उनके साथ धक्का मुक्की व दुर्व्यवहार किया गया। इस संबंध में थाना नूरपुर पर सुसंगत धाराओं में तत्काल अभियोग पंजीकृत कर लिया गया और इसकी विवेचना प्रारंभ की गई। विवेचना के मध्य यह जानकारी हुई कि कल ही थाना नूरपुर क्षेत्रांतर्गत गांव कुंडा से एक बारात पाकवाड़ा जनपद मुरादाबाद गई थी, जहां बारातियों में आपस में विवाद हुआ था और जब बस वापस आ रही थी तो किसी के द्वारा वहां से अपने नूरपुर में परिचितों को फ़ोन किया गया। उनके द्वारा बारात की बस समझ करके जो मथुरा बस जा रही थी उसको रोकने का प्रयास किया गया और उनके साथ दुर्व्यवहार व धक्का मुक्की की गई। इस संबंध में सीसीटीवी कैमरे की फुटेज के माध्यम से यह सहारनपुर थाना बेहट पुलिस और सर्विलांस की संयुक्त टीम द्वारा ट्रांसफार्मर के पुर्जे चोरी की घटना का खुलासा किया गया है। पुलिस ने मामले में 7 आरोपियों को गिरफ्तार किया। चोरों के कब्जे से ट्रांसफार्मर का सामान, तार और अवैध असला बरामद हुआ है। पुलिस को मुखबिर से बदमाशों की सूचना मिली, जिसके बाद पुलिस ने इस कार्रवाई को अंजाम दिया। बता चले एसपी देहात सागर जैन ने बताया है कि मामले में 3 आरोपी अभी भी फरार हैं। गिरफ्तार आरोपियों से एक तमंचा, 315 बोर में और एक जिंदा कारतूस और एक खोखा कारतूस समेत ट्रांसफार्मर बरामद किया गया। ये 24 नवंबर को जो खुर्रमपुर सब स्टेशन है, तो एक जूनियर इंजीनियर है वहाँ पर जो पोस्टेड, उन्होंने तहरीर दी थाने पर कि जो खुर्रमपुर सब स्टेशन से ट्रांसफार्मर्स है जो 5 MVA का, उसमें से काफ़ी भारी मात्रा में कुछ अज्ञात चोरों द्वारा बड़ी मात्रा में ट्रांसफार्मर के जो कॉइल्स हैं, कॉपर कॉइल्स हैं, उसको चोरी कर लिया गया है। इस संबंध में तत्काल मुकदमा पंजीकृत किया गया जेई साहब की तहरीर पे और इसमें 3 टीम्स का हमने गठन किया और इसमें CDRs भी देखे गए। पूर्व में ऐसी घटनाएं जिन जिन जनपदों में और जिन जिन पुलिस स्टेशन में हुई उनके बारे में भी स्टडी किया गया। 27 तारीख को मुखबिर की सूचना पर जब हम चेकिंग कर रही थी तो उन्होंने बताया कि एक कुछ अज्ञात लोग एक वाहन में आ रहे हैं और वहाँ से जब उनको घेराबंदी करके रोका गया तो उन्होंने पुलिस पार्टी पर देख के फायर किया और उनके पास से 2 तमंचा, 315 बोर का 2 जिंदा कारतूस और एक खोखा कारतूस भी बरामद हुआ है। साथ ही उनके निशानदेही पर 3 जो कट्टे हैं उनमें 250 किलोग्राम तांबा की कॉइल्स जो कि खुर्रमपुर सब स्टेशन के ट्रांसफार्मर से चोरी हुई थी वो बरामद की है। उत्तर प्रदेश के सोनचुड़ा खेत में ट्यूबवेल चलाने गए एक बुजुर्ग की गोली मारकर हत्या करने का मामला सामने आया है। सूचना पर पहुंची पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया। घटना को लेकर परिजनों में कोहराम मचा हुआ है। एसपी देहात सागर जैन ने बताया कि हत्याकांड की जांच चल रही है। परिजनों की तहरीर पर आरोपियों की गिरफ्तारी के लिए टीमें गठित की गई हैं।
कल शाम थाना नागल पर सूचना प्राप्त होती है कि ग्राम सोहनचेड़ा के एक खेत में एक बुजुर्ग व्यक्ति का शव मिलने की सूचना प्राप्त होती है। इस सूचना पर तत्काल थाना नागल पुलिस एवं फील्ड यूनिट मौके पर पहुंचती है और मेरे द्वारा भी घटनास्थल का निरीक्षण किया जाता है। जानकारी पर पता चलता है कि यह जो बुजुर्ग व्यक्ति है, यह 65 वर्षीय सईद हैं, सोहनचेड़ा गांव के ही रहने वाले हैं। ये शाम से घर से निकले थे और घर नहीं पहुंचे थे, तो जब गांव वालों ने इनको ढूंढने का प्रयास किया तो इन्हीं के खेत के पास इनका शव। नागर में जो मामला हुआ, क्या लगता है आपको? ये मेरे चचा लगते हैं। क्या मामला हुआ है, क्या घटना? मामला तो हमें भी नहीं मालूम हुआ क्या है। ये लोग 5:45 बजे के करीब घर से गांव में से जंगल की तरफ कुछ जाते हुए गांव में जो कैमरे लगे हुए उनमें नजर आए। उसके बाद हम लोग ढूंढते रहे, ये नहीं मिले। तकरीबन 9 बजे के करीब दोबारा फिर खेत की तरफ हम लोग गए, वहाँ जाके देखा तो ये वहाँ पे पड़े हुए मिले और इनके एक सर में गोली लगी हुई थी, एक छाती में गोली लगी हुई थी। नहीं, कोई रंजिश नहीं है, कोई इस तरह का मामला नहीं। उधर दिल्ली बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष सुरेंद्र सचदेवा ने प्रेस वार्ता को संबोधित किया, जिसमें उन्होंने दिल्ली सरकार पर एक और घोटाले का आरोप लगाया है। उन्होंने कहा कि दिल्ली सरकार नए तरीके से घोटाले करने का काम कर रही है। सचदेवा ने कहा कि इसका जीता जागता उदाहरण जल बोर्ड में नया घोटाला है, जो करीब 500 से 550 करोड़ के घोटाले हैं। अरविंद केजरीवाल, तुमने और तुम्हारे साथियों ने जल बोर्ड को लूटने का अड्डा बना दिया। लगातार जल बोर्ड में जो घोटाले हो रहे हैं या निकल कर आ रहे हैं, वो आपके भ्रष्टाचार का परिणाम है। लेकिन मैं हैरान था सुबह आज पढ़ते हुए अखबार में कि कितनी बेशर्मी से इनके मंत्री अपने भ्रष्टाचार को अधिकारियों पर डालते हैं। आज हम प्रेस वार्ता में बताएंगे कि कैसे उनके मंत्री झूठ बोल रहे हैं, वो कैसे पल्ला झाड़ सकते हैं उस भ्रष्टाचार से जो उनके इशारे पे किया गया, उनके कहने पे किया गया। जिस एसटीपी प्लांट्स की बात हमने परसों एक चिट्ठी लिखी थी माननीय उपराज्यपाल साहब को और जांच एजेंसीज को, उस चिट्ठी के 2-3 मजमून में आपसे आज फिर शेयर करना चाहता हूँ। कुछ बातें हमने कल भी कही। 10 डीपीआर थे, 2 डीपीआर का टेंडर करके बाकी 10 को निकाल दिया। उसके पीछे का कारण बता दें अरविंद केजरीवाल। इतनी हिम्मत, इतनी हिमाकत अधिकारी नहीं कर सकते। जानबूझकर एक ही कंपनी को फायदा पहुंचाने के लिए ISAS टेक्नोलॉजी। इसी के साथ खबरों में फिलहाल के लिए मेरे साथ इतना ही। मुझे दीजिए इजाजत। नमस्कार।